दोस्तों, जब आप पश्चिम बंगाल के पूर्वी साइड में हुगली नदी देखते हो, स्पेशली कोलकाता और रिश्रा के इलाके में, तो आप देखोगे कि हुगली नदी के साथ 3 किलोमीटर चौड़ी और 100 किलोमीटर लंबी एक पट्टी चलती है जिसको भारत की जूट इंडस्ट्री का केंद्र माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत की जूट इंडस्ट्री, उसके इतिहास और उसकी वर्तमान चुनौतियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि जूट होता क्या है। तो देखो, जूट एक टाइप का फाइबर होता है। फाइबर का मतलब होता है रेशा। फाइबर एक बहुत ही पतला, लंबा, बालों जैसा एक धागा होता है जिसको रेशा कहा जाता है। आप किसी भी कपड़े या बोरी को उठा लीजिए या फिर रस्सी को उठा लीजिए, उसमें जो सबसे पतला धागा होगा उसे ही रेशा कहा जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि कपड़ों के रोए निकल आए हैं, रेशे निकल आए हैं ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, तो वो कपड़ा जो है वो धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है। अब ये जो रेशा होता है इसको काता जाता है, यानी कि इसकी स्पिनिंग की जाती है और स्पिनिंग कर करके इसका धागा बनाया जाता है। जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे तो चरखा चलाते वक्त वो सूत काटते थे। सूत काटने का मतलब है कि सूत के रेशों को धागे में पिरोना। धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। उस कपड़े को आप खादी का कपड़ा कहते हो, जो कि लोग पहनते थे उस टाइम पे। गांधी जी ने भी वही पहना था। तो इस तरीके से रेशों को धागा बनाया जाता है स्पिनिंग कर करके, और फिर उस धागों से बनता है फैब्रिक या फिर कपड़ा। अब देखो, ये फाइबर दो तरीके से हासिल होता है, मतलब ये जूट दो तरीके से हासिल किया जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक फाइबर या फिर नेचुरल फाइबर जिसको हम कहते हैं। ये सीधे मिलता है प्रकृति से, पेड़ पौधों या फिर जानवरों से। पेड़ पौधों से मतलब ये है कि जैसे कपास हो गया, जूट मैंने आपको बताया, मेस्टा भी, जिसमें से मेस्टा भी एक टाइप का पौधा होता है जिसमें से रेशा निकलता है, और नारियल की जटा, उसमें से भी रेशे निकलते हैं। जानवरों जैसे कि ऊन को निकालना, ऊन को निकालने के लिए भेड़ों को शेव किया जाता है, उसमें से रेशे बाहर निकाले जाते हैं, फिर उनको स्पिन किया जाता है, उससे धागा बनाया जाता है, ऊन का धागा, और उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो प्रकृति में ये पौधों से और जानवरों से मिलता है। फिर कृत्रिम भी बनता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं, इंसान फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाता है, जैसे कि नायलॉन। नायलॉन एक तरीके का रेशा है, फाइबर है। पॉलिएस्टर, रेयॉन, इनके जो कपड़े बनते हैं वो सस्ते बनते हैं, क्योंकि एक सस्ते केमिकल से बनाओगे तो सस्ता कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको जगह जगह पॉलिएस्टर और नायलॉन के कपड़े देखने को मिलते हैं, स्पेशली नायलॉन के कपड़े। तो आपको समझ में आ गया कि जूट कैसे हासिल किया जाता है। सिंपली एक लंबा तना होता है जिसको उगाया जाता है, उस तने को छील छील के उसमें से रेशा निकाला जाता है, फिर रेशे का धागा और धागे का फैब्रिक बनाया जाता है। अब अगर हम भारत में जूट इंडस्ट्री के इतिहास को देखें तो देखिए, भारत में पहली आधुनिक जूट मिल साल 1855 में कोलकाता के पास रिश्रा नाम की जगह पर लगाई गई थी। किसने लगाई थी? ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर जॉर्ज ऑकलैंड ने लगाई थी। अब आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा इंडियन था जिसने पहली जूट मिल लगाई थी। एक इंडियन द्वारा लगाई गई जूट मिल, वो कलकत्ता में लगाई थी, साल 1917 में लगाई थी। पर आप मुझे बताएंगे कि वो इंडियन कौन था। इसके बाद साल 1859 आया, और उस साल में आते आते इस मिल को पूरी तरीके से मशीनीकृत कर दिया गया। मतलब यहाँ पर बहुत सी मशीन लगा दी गई जिसकी मदद से इस मिल के अंदर कताई और बुनाई एक साथ होने लगी। पहले क्या होता था कि मजदूर काम करते थे। मजदूरों में से कुछ मजदूर जो थे वो कताई का काम करते थे, कुछ बुनाई का काम करते थे, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं होते थे। तो अब इन मशीनों के लगने के बाद दोनों काम एक साथ होने लग गए थे। जब भारत को आज़ादी मिली तो ये जो जूट का उद्योग है, ये भारत का एक ऐसा उद्योग बन गया जो कि निर्यात उन्मुख था, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इससे बहुत सारा पैसा भारत में आ रहा था और भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ, वैसे ही इस इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये थी कि आज़ादी से पहले वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल मिलकर एक बड़ा सा बंगाल बनाते थे, और इसमें जब आप बांग्लादेश की तरफ जाओगे, मतलब ईस्ट बंगाल की तरफ जाओगे, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े जूट के खेत हुआ करते थे। यहाँ से जो कच्चा माल निकलता था वो निकल के सीधा जाता था कलकत्ता और रिश्रा। वहां जाकर के उसके धागे बनते थे, उसके कपड़े बनते थे। तो इसका मतलब कच्चे माल के जो सोर्स थे वो सब ईस्ट बंगाल के अंदर थे, और जितनी भी फैक्ट्रियां और मिलें थी वो सारी की सारी वेस्ट बंगाल के अंदर थी। जैसे ही विभाजन हुआ, उससे 80% जो क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चला गया, जो आज का बांग्लादेश है, और सारी की सारी जूट मिलें यहाँ रह गई। तो अब सीधी सी बात है कि जूट के रेशे, यानी कि कच्चा माल मिलेगा नहीं तो ये मिल काम कैसे करेगी। तो सरकार ने इसके लिए भी समाधान निकाला। समाधान ये था कि जूट की जगह भारत के अंदर मेस्टा उगाया गया। अब मेस्टा भी एक तरीके का फाइबर होता है जो कि जूट जितना ही इफिशियंट होता है, लेकिन जूट से कम पैसा और कम पानी इसके अंदर लगता है, और उस मेस्टा से चीज़ें बनाई जाने लगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जूट और मेस्टा में क्या फ़र्क है। देखिए, जब भी आप जूट उगाते हो तो जूट को उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बांग्लादेश के अंदर नदियाँ बहुत हैं, नदियों के संगम बहते हैं, और पानी भी इतना कि घुटना भर भर पानी।
घुटने भर तक पानी होगा तब जाके जूट की फसल अच्छी उगेगी और अच्छी क्वालिटी का जूट निकल के आएगा। लेकिन मेस्टा के साथ ऐसा नहीं है। मेस्टा को कम पानी के अंदर या फिर सूखे वातावरण के अंदर भी उगाया जा सकता है। सूखे से मेरा मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान में उगाया जाएगा, लेकिन जूट के मुकाबले इसको कम पानी लगता है, इसीलिए इसको ज़्यादा एफिशिएंट माना गया और मेस्टा ने जूट की जगह ले ली। अब आप सोचेंगे कि जूट और मेस्टा के उत्पाद कौन कौन से होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो गनी बैग्स यानी कि बोरियां, कैनवास, पैक शीट्स, जूट के वेब यानी कि जाल भी बनते हैं, हैसियन, कालीन, रस्सियां और सुतली। ये सारा का सारा आइटम जो हम इस्तेमाल करते हैं सब जूट या फिर मेस्टा जैसे रेशों का बनता है। इसके अलावा आज की तारीख में तो मिश्रित उपयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि जूट की मदद से प्लास्टिक फर्नीचर बनाया जा रहा है, इंसुलेशन और प्लास्टिक फाइबर जिसको ब्लीच्ड फाइबर कहते हैं वो भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऊन और कपास को जूट के साथ मिलाकर कालीन और कंबल जैसी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। तो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से फल रही है। अगर मैं इस पूरी मिल इंडस्ट्री की भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हुगली नदी के किनारे किनारे बहुत सी मिलें बसी हुई हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो बंसबरिया, नेहाटी, चंदन नगर, कार्डिनल, भाटपाड़ा, भद्रेश्वर, जगतडोल, अंगूर, श्यामनगर, ये ऊपर का एरिया है। थोड़ा बीच में आओगे तो श्री रामपुर, टीटागढ़, महेश, रिशरा जो कि एक इम्पॉर्टेंट जगह है, खरदय, कौन्ननगर, सोदेपुर, पानीहाटी, कमरहाटी, अगरपाड़ा। इस टाइप के नीचे जाओगे तो बालानगर, लियोला, कोसीपुर, चितपुर, शिवपुर, सेकिया, बेलिया घाटा, कोलकाता और थोड़ा नीचे आओगे तो बिरला नगर तक पहुंचोगे। तो इस तरीके से 90% जूट इंडस्ट्री जो है, 90% निर्माण क्षमता जो है वो हुगली नदी के किनारे एक सकरी पट्टी में देखने को मिलेगी। इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसे है? सबसे पहले तो ढेर सारा राजस्व। पूरे ईस्ट इंडिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो है जूट इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से माल सीधे निर्यात किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता में बंदरगाह बना हुआ है, तो इजीली इसको निर्यात करना आसान हो जाता है। माल इजीली इधर से उधर ले जाया जा सकता है, तो ऐसे में खर्चा भी बचता है और बाहर से मुद्रा भी आती है, तो राजस्व से खजाने बढ़े रहते हैं। रोजगार, ये जो है कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कच्चा माल पैदा करना है तो कृषि में रोजगार मिलेगा और मिल्स में लोग काम करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। तो किसानों और मजदूरों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस्ट्री। इसमें भी अगर आप आज का वर्तमान परिदृश्य देखोगे तो भारतीय जूट उद्योग लगभग 40 लाख किसान परिवार और 3.7 लाख से अधिक औद्योगिक श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है। दोनों ही क्षेत्रों में आप देख सकते हो भारत दुनिया भर में कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात के मामले में वो बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये जो जूट इंडस्ट्री है ये हुगली नदी के किनारे ही इतनी ज्यादा केंद्रित क्यों है? तो देखो इसके इंपॉर्टेंट 9 कारण हैं। सबसे पहले तो यहाँ की मिट्टी और जलवायु। यहाँ की मिट्टी और कृषि संबंधी जो परिस्थितियाँ हैं वो जूट की खेती के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जूट की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वो आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा असम और थोड़ा बहुत अरुणाचल के इलाके में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कारण है ऐतिहासिक लाभ। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने शुरुआती प्रयास कोलकाता और उसके आसपास ही किए थे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ही इंडस्ट्रीज बसना शुरू हो गई। फिर बात करते हैं परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्षेत्र है ये जल मार्ग और रेलवे के माध्यम से जूट उत्पादक क्षेत्रों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तो आसानी से कच्चा माल आ जा सकता है, उत्पाद आ जा सकते हैं, तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर प्रचुर जल सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पानी बहुत है। जूट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रसंस्करण की प्रक्रिया होती है जिसमें गलाने का और धोने का काम होता है, उसमें हुगली नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। फिर ईंधन और बिजली की बात करोगे तो पास में ही झारखंड है, उड़ीसा है, उसकी कोयले की खदानें हैं, तो कोयला आ जाता है तो बिजली बन जाती है। इसके अलावा जो डीवीसी प्रोजेक्ट है, दामोदर घाटी निगम है, वहाँ से भी इजीली बिजली मिल जाती है, तो बिजली की भी आपूर्ति हो जाती है। बंदरगाह और जलवायु। कोलकाता बंदरगाह के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोलकाता बंदरगाह है, मशीनों का जो आयात और निर्यात है वो इजीली हो जाता है। यहाँ से माल तैयार वो भी आसानी से चला जाता है। यहाँ की जो जलवायु है वो ह्यूमिड है, यानी कि नम है, मतलब गर्म है थोड़ी सी, उसकी वजह से धागा टूटता नहीं है। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं। कोलकाता एक बड़ा केंद्र होने के कारण यहाँ पर पूंजी और बैंकिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बाजार,
आसपास के क्षेत्रों में तैयार माल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद है। बगल में झारखंड है, बिहार है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, तो मार्केट बहुत बड़ा है। और सस्ता श्रम, चीप लेबर, बिहार, उड़ीसा, यूपी और बंगाल, यहाँ पे आसानी से लेबर मिल जाती है, सस्ती लेबर मिल जाती है जो कम पैसों में काम कर देती है। तो इस वजह से इन 9 कारणों की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत फली फूली है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये उद्योग सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। हाल ही में ये जो उद्योग है इसका फैलाव आगे की तरफ बढ़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की तरफ। यूपी और बिहार में चीनी और सीमेंट के उद्योग आपको तेजी से विकसित होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उनको पैक करने के लिए गनी बैग्स यानी कि बोरियों की मांग बढ़ती जा रही है। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के इलाकों में आपको मेस्टा और बिमली पाटन जूल आसानी से मिल जाएगा, तो उन्होंने अपने ही बैग्स बनाने शुरू कर दिए हैं, मतलब अपनी ही बोरियां बनानी शुरू कर दी है। तो उस इलाके में भी धीरे धीरे करके ये जो बिजनेस है ये बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि ये उद्योग आज की तारीख में कुछ एक समस्याओं का सामना कर रहा है। सबसे पहले पश्चिमी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना इसको करना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों में यह हो रहा है कि आधुनिक पैकिंग सामग्री जैसे कि प्लास्टिक और सिंथेटिक बैग्स के अंदर चीजें पैक की जा रही हैं, जिस वजह से इसकी जो मांग है वो कम होती चली जा रही है। दूसरा ये है कि जूट का वैश्विक विकल्प दुनिया को मिल रहे हैं, जैसे कि सीसल। पूर्वी अफ्रीका में आप जाओगे तो सीसल की खेती हो रही है। इसके अलावा ब्राज़ील जाओगे तो कारोआ, रूस और अर्जेंटीना की तरफ जाओगे तो वहां आपको अलसी का रेशा देखने को मिलेगा, अलसी का रेशा। तो इसका मतलब दूसरे फाइबर्स भी अब मार्केट के अंदर आ गए हैं, तो जूट की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री को विचार करने की जरूरत है कि कैसे जूट को और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और कैसे इसका ट्रांसपोर्ट और ज्यादा सुगम और सस्ता किया जा सके। मनीला हेम्प का नाम मैंने लिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशा है जो इसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो सब्स्टिट्यूट्स तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश से टक्कर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की तरफ चले गए थे सारे खेत। अब जाहिर सी बात है, इतने टाइम में बांग्लादेश ने वहां फैक्ट्रियां भी लगा ली हैं और उन्नत मशीनें भी लगा ली हैं, जिससे भारत को कड़ी टक्कर मिल रही है। और आज की तारीख में बांग्लादेश शायद विश्व का सबसे बड़ा जूट एक्सपोर्टर है। इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि उन्होंने किस तरीके से इसमें तरक्की की है। एक जो समस्या भारत की जूट इंडस्ट्री को देखने को मिल रही है वो है कच्चे माल में कमी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि यूपी, मध्य प्रदेश और केरल में जूट का रकबा बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नई हाइब्रिड किस्में डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि JRO 632 और JRO 753। तो इम्पॉर्टेंट है जिससे कि कच्चे माल की कमी ना पड़े, नए टाइप के हाइब्रिड जूट जो हम आसानी से बना सकें और उपलब्ध करवा सकें। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कुछ एक आंतरिक समस्याएं भी हैं। उसका कारण है पुरानी पड़ चुकी मशीनरीज, बिजली की कमी और औद्योगिक बीमारी। इस वजह से ये जो मिलें हैं घाटे में चल रही हैं और उत्पादन जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बंगाल की सरकार बदल गई है। अभी हाल ही में 4 मई को ये सरकार बदली है। तो ऐसे में नई सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस इंडस्ट्री को मरने से बचाए, इस इंडस्ट्री में जान फूके, नए आइडियाज़ आएँ, जिससे कि ये इंडस्ट्री फले फूले और ज़्यादा पैसा कमाए। तो दोस्तों, ये हो जाती है भारत की जूट इंडस्ट्री और उसकी आज की समस्याएं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जूट इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझाऊं और उसकी समस्याओं को भी समझाऊं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।